हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है प्रवीण राज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। प्रवीण राज जो है अक्यूज्ड, ही इज एन इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर और एटलीस्ट ही यूज्ड टू बी, एक गवर्नमेंट पोजीशन है और इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी स्कीम जो 21-22 में आई थी उसके अंदर उन्होंने कुछ फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट किया है। सो एलिजिडली इन्होंने किसी के साथ मिल के कंस्पायर किया है और 38 फेक या फिर इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को लोन अप्रूव किए हैं। वेरिफिकेशन का, इंटरव्यू का जो इनकी जिम्मेदारी थी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हर फेक ग्रुप को लगभग 3-3 लाख रुपया बांटा गया और गवर्नमेंट को इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, ये पहला एलिगेशन नहीं है करप्शन का प्रवीण राज जी के ऊपर। इससे पहले भी इन पर करप्शन के चार्जेस लग चुके थे और लगभग 6 करोड़ के फंड को मिसअप्रोप्रिएट करने का चार्ज था इन पे। जो लॉज अप्लाई हुए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑब्वियसली और आईपीसी के सेक्शंस बहुत सारे, तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा केस इनके ऊपर लगा दिया गया। अब इनकी पहले अरेस्ट हुई थी, ही वाज अरेस्टेड अर्लियर, लेकिन स्पेशल जज ने उस अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। शायद प्रोसीजर वायलेट हो गया या कुछ, केस में ये डिटेल मेंशन नहीं की गई है, बट द स्पेशल जज डिक्लेयर्ड हिज अरेस्ट इलीगल। ठीक है, और फिर इसी अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करने के बाद इस जज ने इनको एब्सोल्यूट बेल दे दी। अब यही ट्विस्ट है। ठीक है, इन्होंने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था और इस इंटरिम बेल को परमानेंट बेल में कन्वर्ट कर दिया और अरेस्ट को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया। द ट्विस्ट इज कि एक बार अगर अरेस्ट इलीगल डिक्लेयर हो गई तो फिर कस्टडी के रिलीज के लिए बेल की तो जरूरत है ही नहीं। दैट पर्सन विल बी रिलीज्ड ऑटोमेटिकली। दैट इज व्हाट इलीगल अरेस्ट एक्चुअली मीन्स। भाई, जब अरेस्ट इलीगल ही डिक्लेयर हो चुकी है तो फिर एक बेल की क्या जरूरत है रिलीज के लिए? व्हाट इज द पॉइंट? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आदमी पूरा सफर तय करके घर में आ गया है, कमरे में बैठ गया है और फिर उसे हेलमेट पहना दिया गया है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? है ना? तो ये मतलब दिस वाज द अब्सर्डिटी ऑफ दिस एंटायर केस। जज ने लिबर्टी दे दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि बेल, क्योंकि अब बेल दी गई है तो इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लिबर्टी दे दी गई कि अगर ये बेल कंडीशन को वायलेट करते हैं या फिर कोऑपरेट नहीं करते इन्वेस्टिगेशन में तो आप इन्हें अरेस्ट कर लेना, इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, उस पर कोई रोक नहीं है, भले ही अरेस्ट इलीगल थी और मैंने बेल भी दे दी है। प्रवीण राज जी ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया कि उन्होंने कहा कि मैं कोऑपरेट पूरी तरह से करूंगा, आप मैं बस अरेस्ट मत करिए मुझे, है ना। अरेस्ट उन्होंने केरला हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया। अब उनका आर्ग्यूमेंट है मैं इनोसेंट हूँ, मैं कोऑपरेशन मतलब आई विल कोऑपरेट टू माय फुल एक्सटेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जस्ट डोंट अरेस्ट मी, आई वोंट बी अरेस्टेड। अब उनके लॉयर ने कहा कि एक डिपार्टमेंटल इरेगुलरिटी है, फंड्स जो जिनके मिसअप्रोप्रिएशन का इल्जाम लगाया जा रहा है वो थोड़ी सी ही इंक्वायरी में प्रूव हो जाएंगे कि वो मिसअप्रोप्रिएट नहीं हुए, वो कैंडिडेट्स इन फैक्ट एलिजिबल थे एंड दिस एंड दैट। ये पूरा का पूरा मतलब एक कंप्लेनेंट ने सामने अपना स्टैंड रख दिया, अपना पूरा केस रख दिया। अब हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? एंटिसिपेटरी बेल पे हाई कोर्ट का कहना था कि जब बहुत सीरियस चार्जेस होते हैं तो एंटिसिपेटरी बेल को नहीं दिया जाता है ना। एंटिसिपेटरी बेल इन सीरियस करप्शन ऑफेंसेस कैन बी ग्रांटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, या फिर अक्यूज्ड को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है एलिगेशंस में, या उनके जो एलिगेशंस है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, फ्रिवलस हैं, तब तो बेल दी जा सकती है। एंटिसिपेटरी वो भी फंड नहीं दी जा सकती, स्पेशली व्हेन द चार्जेस आर दिस सीरियस। कोर्ट ने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिमा फेसी एविडेंस है पेटिशनर के अगेंस्ट 1.14 करोड़ के फंड को मिसअप्रोप्रिएट करने का। इससे पहले भी इन पे करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि चार्जेस फ्रिवलस हैं या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनमें कुछ तो सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या है वो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान सामने आ जाएगा, बट दिस केस रिक्वायर्स अ प्रॉपर ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, दैट इज फॉर श्योर। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं एस्टैब्लिश किए गए हैं और प्रोसिक्यूशन का केस फ्रिवलस नहीं है, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। अब आते हैं इरेगुलरिटीज की तरफ जो कोर्ट ने आइडेंटिफाई की। कोर्ट आइडेंटिफाइड पेटेंट इलीगैलिटीज इन स्पेशल जजेस ऑर्डर डेटेड 31/7/2025, जिसमें इंटरिम बेल को एब्सोल्यूट कर दिया गया आफ्टर द अरेस्ट वाज फाउंड इलीगल।
कोर्ट ने कहा जब अरेस्ट इलीगल ही डिक्लेयर हो गई है तो अक्यूज ऑटोमेटिकली फ्री हो गया कस्टडी पे, तो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूशन की जरूरत कैसे पड़ती है? बेल इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी, है ना। जब अरेस्ट इलीगल ही डिक्लेयर हो गई है तो फिर आप क्यों उससे बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाओगे? मतलब ये ऐसी सी कुछ बात है कि एक पूरे ट्रायल के खत्म होने के बाद मैजिस्ट्रेट डिसीजन सुनाता है कि ये आदमी निर्दोष है, इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, और फिर कहता है कि बस 5 साल की जेल सुनाई जाएगी इसको, इसे बस 5 साल जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि ये निर्दोष है। डज इट मेक सेंस? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दिस केस। कोर्ट फाउंड कि मेकिंग बेल absolute creates legal impossibility for investigating agency to re-arrest without first cancelling bail। अगर आपने बेल दे दी है तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसे अरेस्ट नहीं कर पाएंगी जब तक कि वो बेल ऑर्डर कैंसिल नहीं होता या बेल की कोई कंडीशन वायलेट नहीं होती। तो आप अननेसेसरीली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर हार्डशिप इम्पोज कर रहे हैं। कोर्ट डिक्लेयर्ड कि स्पेशल जज का जो ऑर्डर था जहां पे इंटरिम बेल को एब्सोल्यूट बना दिया गया वो रॉन्ग था, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। अक्यूज्ड फ्री हो गया प्री अरेस्ट स्टेज पे, कोई उसकी जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने इस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया क्योंकि वो कंप्लीटली मेरिटलेस थी, उस सीरियस करप्शन चार्जेस थे, और पेटिशनर से कहा कि वो सरेंडर करे, कोऑपरेट करे इन्वेस्टिगेशन के साथ, फेलिंग विच इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन प्रोसीड एज पर लॉ विद प्रॉपर अरेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस जो रेफर किए गए हैं वो ये हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट 13(2) में पनिशमेंट है इस मिसकंडक्ट का। आईपीसी के प्रोविजन 34 कॉमन इंटेंशन, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 409 क्रिमिनल ब्रीच और 420 चीटिंग, 468 फॉर्जरी, 471 यूजिंग एज जेन्युइन अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के 35 क्लॉज 3 के नोटिस प्रोविजंस को भी इन्वोक किया गया। ये सारे प्रोविजंस हैं जिन्हें यूज किया गया। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आपको ये सेक्शंस पता होंगे, नहीं पता है तो इनको पढ़िए क्योंकि इन सेक्शंस में इस केस को यूज किया जा सकता है, सीधा साफ यूज किया जा सकता है। बाकी थोड़ा सा यूनिक सा बड़ा अजीब तरह के फैक्ट्स को कंटेन करता हुआ केस है। आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं जरूर देखें और यूज करना मतलब समझें कि किस तरह से मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। दिस कैन बी अ वेरी न्यू समथिंग टू योर आंसर, राइट। और अगर कुछ नया तरीका दिमाग में आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने अगले केस की तरफ चलते हैं। एब्सेंस फ्रॉम मैट्रिमोनियल होम अमाउंट्स टू क्रूल्टी, एक्स वर्सेस वाई का केस है। अब इसमें क्या हुआ कि धनवती एंड सतीश कुमार की शादी हुई 1990 में, हिंदू राइट्स में, बेटा हुआ 1997 में। हस्बैंड की साइड की स्टोरी है और वाइफ की साइड की अपनी स्टोरी है। हस्बैंड कहता है कि वाइफ जॉइंट फैमिली में शुरू से रहना ही नहीं चाहती थी। हर साल वो 7-8 महीने के लिए अपने घर चली जाती थी और पंचायत के थ्रू उसे वापस बुलवाना पड़ता था, वरना वो ऐसे आती भी नहीं थी। 2008 के करवा चौथ के व्रत के बाद उसने मैरिटल रिलेशनशिप को बिल्कुल एंड कर दिया। शी स्टॉप्ड बीइंग सेक्सुअल विद हर हस्बैंड। उस पे वो उसको वो ह्यूमिलिएट करती थी। हस्बैंड की स्टोरी है ये कि वो उसे ह्यूमिलिएट करती थी, उस पे फुटवेयर फेंक के मारती थी, उससे अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करती थी, उससे घर के काम करवाती थी। उसकी मदर तक को थप्पड़ मार दिया उसने। फिर उसकी मदर की कोई सर्जरी हुई जिसपे उसने ध्यान नहीं दिया। और मतलब इन नटशेल शी वाज अ वेरी बैड वाइफ, है ना। ये है इस पूरी कहानी का जिस्ट। इल्जाम तो तमाम लगा लिए जाएं। तो शी वॉज अ वेरी वेरी बैड वाइफ और उस हस्बैंड ने 2009 में फाइनली डिवोर्स के लिए फाइल किया क्रूअल्टी के बेसिस पे। अच्छा, डिवोर्स की जैसे ही फाइलिंग हुई वाइफ ने लगाई फिर एफआईआर फाइल करी, लगाई नहीं, एफआईआर फाइल करी, 3 अलग अलग एफआईआर फाइल करी। डावरी हरासमेंट की, सेक्सुअल असॉल्ट की, जनरल असॉल्ट की, मार तमाम एलिगेशन जितने भी लग जाते हैं इस तरह के केसेस में वो लगा दिए गए। वाइफ की साइड की स्टोरी क्या है कि भाई मुझ पे दहेज को लेकर उत्पीड़न था, इन्होंने घर कंस्ट्रक्ट करवाया तो मेरे पेरेंट्स पे 5 लाख रुपए का प्रेशर डाला, और ये हस्बैंड की फैमिली जो है वो शराबियों से भरी हुई है, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे अपीयरेंस पे उंगली उठाते हैं। मतलब ये सारी पूरी वाइफ की वो शी वाज ट्राइंग टू प्रेजेंट हरसेल्फ एज अ विक्टिम। फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड की साइड की स्टोरी को ज्यादा मतलब ऑनेस्ट माना और हस्बैंड के फेवर में जजमेंट सुना दिया और डिवोर्स ग्रांट कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला जाता है। वहां पे
डिवोर्स को अपहोल्ड किया और बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि देखिए कोहैबिटेशन एंड कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स जो हैं वो मैरिज की फाउंडेशन है. इट इज व्हाट मेक्स अ मैरिज एग्जैक्टली. ठीक है, मैरिज इज नॉट जस्ट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अबाउट टू पीपल लिविंग टुगेदर शेयरिंग मैरिटल ड्यूटीज. और अगर एक व्यक्ति, दोनों में से कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष, परसिस्टेंटली सेक्सुअल रिलेशनशिप को डिनाई कर रहा है विदाउट एनी जस्टिफिएबल कॉज, तो ये क्रूल्टी है. वाइफ ने एडमिट किया कि उसने 2008 से खुद को हस्बैंड के साथ इंटीमेट करना छोड़ दिया था, और कोर्ट ने इस चीज को एक डेलिबरेट रिफ्यूजल के तौर पे देखा कि यू हैव डेलिबरेटली विथड्रॉन योरसेल्फ फ्रॉम द सेक्सुअल कंपनी ऑफ योर हस्बैंड, व्हिच इज नॉट राइट इफ यू डोंट हैव अ रीजन टू बैक इट अप. अच्छा, टाइमिंग जो है कंप्लेंट की वो भी सस्पिशियस मानी गई कि एफआईआर जो है वो डिवोर्स के तुरंत बाद करवा दी गई है. परेशानी आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, लेकिन एफआईआर उसने डिवोर्स फाइल करने के बाद ही कराई. मतलब देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन. फिर रिपीटेड एब्सेंस है, घर से बाहर रहती है, मायके में ही रहती है, पंचायत को फोर्स करना पड़ता है तब जाके उसे बुलाया जाता है, वो मैरिटल इंटीमेसी डिनाई कर रही है, कोहैबिटेशन डिनाई कर रही है, फिर वो इस तरह के एलिगेशंस और भी लग रहे हैं. बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी कंप्लेंट्स को फाइल किया गया इन रिटेलिएशन. टुगेदर ऑल ऑफ दिस फॉर्म्ड अ पैटर्न कि भाई हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर किया ही जा रहा है अंडर दिस सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज 1A. फिर चाइल्ड कस्टडी और मैनिपुलेशन के भी कुछ क्लॉजेस थे. कोर्ट ने नोट किया कि हस्बैंड का जो एक्सेस था अपने बेटे के लिए वो सिस्टमेटिकली ब्लॉक किया गया. पहले उस बेटे को दूर किया गया, फिर उस बेटे को थोड़ा फीड किया गया, जैसे उसने अपने फादर को completely ignore करना शुरू किया. तो it was a very planned systematic way of removing father from the son's life as well. बच्चे को मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एज टूल इस्तेमाल करा जा रहा था. साइकोलॉजिकल क्रूल्टी दोनों बच्चे और पिता के लिए थी. मैरिटल ऑब्लिगेशंस का नेग्लेक्ट, मतलब बहुत कुछ हो रहा है. इन सब का अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर निकाला जाए तो हस्बैंड तो बहुत ही प्रताड़ित हो गया, टॉर्चर्ड हो गया एकदम. तो डिवोर्स का जो ग्राउंड है, डिवोर्स का जो डिसीजन है वो कंप्लीटली सही है. वाकई इस व्यक्ति को अब इस स्त्री की कंपनी से आजाद हो जाना चाहिए. ठीक है, तो दिस वाज द केस. यहाँ पे हस्बैंड की क्रूअल्टी को रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई हस्बैंड की तरफ भी पार्टनर क्रूअल हो जाता है. इट्स नॉट जस्ट द वुमन हु इज ऑलवेज अ विक्टिम, इट कैन बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो, है ना. पर शादी एक कंपेनियनशिप है, दो लोगों से होके बनती है, तो दो लोगों में कोई भी अत्याचारी हो सकता है, कोई भी टॉर्चरिंग हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरली अ मैन, इट कैन बी अ वुमन ऑल्सो समटाइम्स, है ना. समाज अब इस तरह से इस नजरिए को अब एक्नॉलेज करने लगा है कि भाई इट्स नॉट ऑलवेज द मैन जो कि टॉर्चर करता है, परेशान करता है, स्त्रियां भी करती हैं. कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस तो मैंने आपको बता ही दिए. ठीक है, अब हाउ डज सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज 1A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज क्रूल्टी एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. लीगल फ्रेमवर्क क्या है? ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि किसी भी शादी को डिसॉल्व किया जा सकता है डिवोर्स की डिक्री से ऑन द ग्राउंड की दूसरी पार्टी पेटिशनर को क्रूअली ट्रीट करती थी शादी होने के बाद. असेंशियल एलिमेंट्स, क्रूअल्टी मस्ट अकर आफ्टर मैरिज सॉलमनाइजेशन, प्री मैरिटल कंडक्ट नहीं हो सकता डिवोर्स का ग्राउंड. रिस्पोंडेंट मस्ट हैव ट्रीटेड द पेटिशनर विद क्रूअल्टी एनकम्पासिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल फॉर्म्स. ईदर स्पाउस के पास राइट है डिवोर्स फाइल करने का इस ग्राउंड में अगर उन्हें क्रूअली ट्रीट किया गया है. फिजिकल क्रूल्टी के क्या कंपोनेंट्स है? एक्चुअल फिजिकल वायलेंस, असॉल्ट अगेंस्ट द पेटिशनर, थ्रेट्स ऑफ फिजिकल हार्म, इंटिमिडेशन, ये सब फिजिकल क्रूल्टी है. किसी भी कंडक्ट जिससे बॉडीली इंजरी हो जाए स्पाउस को, वो फिजिकल क्रूल्टी की डेफिनेशन में आ जाती है. मेंटल क्रूल्टी के क्या पैरामीटर्स हैं? कोई भी ऐसा कंडक्ट जिसे मेंटल पेन हो, सफरिंग हो पेटिशनर के लिए, कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसे अग्रीव पार्टी का उस स्पाउस के साथ रहना जीना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया हो, वो मेंटल क्रूल्टी में आएगा. और सस्टेन्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट जिससे पेटिशनर की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाती है. सो दिस इज व्हाट दिस केस है. सिंपल क्रूल्टी का केस है, लेकिन इसका एक एंगल डिफरेंट है. क्रूल्टी के ग्राउंड पे हस्बैंड ने डिवोर्स सीख किया और यहाँ पे जो विलेन थी वो एक्चुअली लेडी थी. इट इज अ वेरी वाइटल पॉइंट ऑफ आवर सोसाइटी राइट नाउ विच इज वेरी कन्वीनियंटली इग्नोर्ड, है ना. तो अगर आप अपने आंसर्स को लिखते हैं क्रूल्टी से रिलेटेड, जो कि लिखेंगे क्योंकि अगर HMA है सिलेबस में तो डिवोर्स पे तो सवाल नहीं है, तो आप इसमें इस एंगल को जरूर ऐड करें और इसके साथ इस केस को जरूर ऐड करें, है ना. बड़ा अच्छी एक दिशा मिलेगी. ठीक, तो आज के लिए इतना ही. आई सिंसियरली होप कि आपको ये केसेस समझ आए, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो समझ आया. कैसे इन केसेस को आप ऐड कर सकते हैं वो जरूर लिखें.
कमेंट में अपने हमें बताएं कि किस तरह से किस क्वेश्चन में आपने इन केसेस को इनकॉर्पोरेट किया है। अपनी तैयारी को सॉलिड बनाएं, आंसर्स को कॉम्प्रिहेंसिव रखें। यू माइट हैव 3 years टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज, लेकिन ये 3 साल, मतलब अगर आपको लग रहा है कि अरे ये 3 साल है, तैयारी में बिल्कुल आखिरी साल में करूंगा, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। 3 साल का जो ये एक्सपीरियंस है वकालत का, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको तैयारी की या कम तैयारी की ज़रूरत है। तैयारी कॉम्पिटिशन की 3-4 साल ले लेती है। जो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी, पीसीएस, ये 3-4 साल की तैयारी माँगते ही हैं, है ना? इनमें आप किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से खुद को कंडक्ट करना है, ये सारी चीज़ें डेवलप होते-होते 3-4 साल लग जाते हैं। अब बच्चा क्या करता है, बिल्कुल ऐन मौके पे शुरुआत करता है और फिर ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद कर देता है। या फिर वो बिल्कुल, मतलब फिर उसे समझ नहीं आता कि मुझसे गलती क्या हुई। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू दैट विंडो कि नहीं, आप 3 साल के बाद ही एग्ज़ाम दीजिए। तो 3 साल आप पहले तैयारी कीजिए अच्छे से। अपनी तैयारी को इतना रॉबस्ट कीजिए कि आपका, अगर आप एग्ज़ाम लिखें तो आपका सिलेक्शन 100% हो ही। तो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस टाइम। डोंट वेट टिल द एंड मोमेंट कि नहीं जब मीन्स आएगा तब मैं आंसर्स बनाना शुरू करूंगा। डोंट डू दैट, है ना? ईमानदारी से तैयारी कीजिए, तभी तो होगा सिलेक्शन। खैर, तो चले अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सब अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।